नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एईडीयू के एक नए प्रैक्टिस सेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त एकदम तैयारी कर ही रहे होंगे। तो बीपीएससी एईडीयू के इस प्रैक्टिस सेशन में हम करते हैं हिंदी भाषा से रिलेटेड 70 क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर फर्स्ट में आने वाले हैं। पेपर फर्स्ट में दो पार्ट हैं, आप सभी को पता है। एक पार्ट इंग्लिश का है जो कि 30 नंबर का आता है, और एक पार्ट जो है आपका हिंदी भाषा का है जो कि 70 नंबर का आता है। तो हिंदी भाषा के प्रैक्टिस सेशन को लेकर हम लोग यहाँ पर ये क्लास रखे हुए हैं। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। भोजनालय का संधि विच्छेद है। भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होता है, ये आपको बताना है। भोजन धन आलय, भोजन धन लय, भोजना धन लय, क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मैं बता दूं कि यहाँ पर हम 70 क्वेश्चन करते हैं, और फटाफट के अंदाज में हम लोग करते हैं। आपको क्वेश्चन को देखना है, उसका आंसर करना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है। क्लियर है? चलिए, और इसके आंसर की बात कर लें। भोजनालय का जो संधि विच्छेद होता है वो भोजन धन आलय होता है। क्या होता है? भोजन धन आलय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। अनवीच्छा का संधि विच्छेद है। आपको बताना है अनवीच्छा का संधि विच्छेद क्या होता है। अन धन वीच्छा होता है, अन धन वीच्छा होता है, या अनुधन इच्छा होता है। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करना है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनवीच्छा की बात कर लें, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो अनुधन इच्छा होता है। क्या होता है? अनुधन इच्छा होता है। अनधन इच्छा मत करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीरस में संधि प्रकार है। तो नीरस में किस प्रकार का संधि है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? तो नीरस में संधि प्रकार की बात कर ले तो विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि, या फिर स्वर संधि है। तो इसमें जो संधि है वो क्या है? निह धन रस होता है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? निह धन रस होता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सी संधि आएगी? विसर्ग संधि आएगी। क्या आएगी? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? आपको बताना है आपाद मस्तक जो है वो किस समास का उदाहरण हो जाएगा। तो द्वंद्व समास का हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का हो जाएगा, या तत्पुरुष समास का ये उदाहरण बनेगा। किसका उदाहरण बनेगा ये आपको बताना है। तो इसकी बात कर लें, आपाद मस्तक, तो पाद से लेकर मस्तक तक यानी अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण बनेगा। किसका बनेगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद कह रहा है रसोई घर का समास विग्रह है। आपको बताना है रसोई घर का समास विग्रह क्या हो जाएगा। कह रहा है रसोई के लिए घर, या फिर रसोई का घर, या फिर घर की रसोई, या रसोई और घर। क्या बनेगा इसका? सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें यहाँ पर, तो रसोई घर का जो समास विग्रह होता है वो रसोई के लिए घर होता है। क्या होता है? रसोई के लिए घर, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। कर्मधारय समास का उदाहरण है। आपको बताना है कर्मधारय समास का दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा उदाहरण है। यहाँ पर कह रहा है कि नीलकंठ, हस्तलिखित, या फिर काली मिर्च। क्या बनेगा इसका? सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36। तो इसकी बात कर लें कर्मधारय समास की, तो जो काली मिर्च दे रखा है ये है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, या अव्ययी भाव समास बनेगा। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37। त्रिलोचन की बात कर ले तो त्रिलोचन यहाँ पर किसका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण। किसका हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का। तीन है लोचन जिसके अर्थात भगवान शिव। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो अज्ञान शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। अजाना हो जाएगा, अजान हो जाएगा, या अनजान हो जाएगा। क्या बनेगा इसका? सही जवाब बताएंगे। अज्ञान। तो अज्ञान के तद्भव की बात कर ले तो इसको बोलते हैं अजान। क्या बोलते हैं? अजान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है।
कह रहा है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा एक तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। अंधकार या फिर आक या फिर आषाढ़, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर देखा जाए तो जो आक दे रखा है, आक जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, अर्क होता है। क्या होता है, अर्क होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है, उछाह, उजला या फिर ओष्ठ। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर अगर बात कर ले ओष्ठ की, तो ओष्ठ एक तत्सम शब्द है आपका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, ओठ होता है। क्या होता है, ओठ होता है। तो यही हमारा तत्सम पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो खेत का सही तत्सम शब्द आपको बताना है क्या होता है। खेत का सही तत्सम खलिहान होता है, क्षेत्र होता है, या ये वाला क्षेत्र होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो खेत के सही तत्सम की बात कर लें तो ये होता है क्षेत्र। कौन सा, ये वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दिए गए विकल्पों में से तत्सम, आपको तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। तत्सम और तद्भव का सही युग्म कौन सा है। जैसे यहाँ पर घट और घड़ा दे रखा है, घट और घाट दे रखा है, घट और घटा दे रखा है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा यहाँ पर सही दे रखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो घट का क्या होता है, घट एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो घड़ा होता है। पहला वाला ही ऑप्शन सही है, बाकी सभी क्या है, गलत दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं ये आपको बताना है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के लिए, छंद के लिए, या विशेषण के लिए। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। वचन, तो वचन की बात कर लें, ये प्रयोग किए जाते हैं संज्ञा के लिए। किसके लिए, संज्ञा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, देव, बुद्धिमानी या फिर बुढ़ापा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, यहाँ पर जो देव दे रखा है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सभी भाववाचक संज्ञा है, बुद्धिमानी और बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं ये पूछा गया है, बताएंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 12, 10 या फिर 11। 12, 10 या फिर 11। तो हिंदी में बात कर ले तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। कोई, यह या फिर जो। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा निश्चयवाचक है। तो निश्चयवाचक की बात कर ले तो यह, तो यह ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। कोई, कुछ, कौन, ये सब अगर देखा जाए तो कोई, कुछ, कौन ये शब्द इसमें जो अनिश्चयवाचक है इसमें आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 47। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। कौन असंगत है बताइएगा। कह रहा है अथ का इति होता है, अवनति का पतन होता है, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। किसमें आपका देखा जाए तो विलोमार्थी जो है वो गलत दे रखा है। तो इसमें अगर देखा जाए अवनति का यहाँ पर पतन दे रखा है, तो अवनति का जो विलोम होता है वो क्या होता है, उन्नति होता है। क्या होता है अवनति का, तो अवनति का उन्नति होता है, पतन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है, यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। तो आरोह का विलोम आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। आरोह का विलोम प्रारोह हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा, या समारोह हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 और इसका सही जवाब बताना है। तो आरोह के विलोम की बात कर ले तो इसका जो विलोम होता है वो होता है अवरोह। क्या होता है, अवरोह होता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा।
ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो ऐश्वर्य का क्या होता है, अनैश्वर्य होता है, दरिद्रता होता है या वैभव होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे, ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य की बात कर ले तो इसका होता है अनैश्वर्य। क्या होता है, अनैश्वर्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाकी दरिद्रता की बात कर ले तो इसका संपन्नता होता है विलोम। क्या होता है इसका संपन्नता विलोम होता है। वैभव की बात कर ले तो वैभव का दारिद्र्य होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। यहाँ पर किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो किसमें सही विलोम युग्म दे रखा है आपको बताना है। करुण का निष्ठुर, आस्तिक का अधार्मिक, संकल्प का अकल्प। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे, किसमें सही विलोम युग्म दे रखा है। तो बात करें यहाँ पर करुण का निष्ठुर है, ये एकदम देखा जाए तो एकदम सही देखा है, बाकी सभी क्या है गलत दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51। यहाँ पर कह रहा है कि आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है किसमें आ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। जैसे अनुगुणता, इसके अलावा अवसरवादिता और असहनशीलता। इसमें आपको बताना है किसमें आ और ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसकी बात कर लें तो जो शब्द दिया गया असहनशीलता, तो इसमें आ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि मूल शब्द इसमें क्या है, सहनशील है। क्या है, सहनशील। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 52। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है। तो विरासत, व्यापार या फिर वीक्षक, किसमें उपसर्ग नहीं है बताइए। विरासत, व्यापार और वीक्षक। तो इसमें अगर देखा जाए तो विरासत जो दे रखा है, विरासत में आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी व्यापार हो गया, वीक्षक हो गया, विकल हो गया, इन सभी में जो उपसर्ग लगा है वो वी उपसर्ग लगा है। कौन सा, वी उपसर्ग लगा है सब में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 आपका। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। तो प्रति उपसर्ग से कौन सा बना हुआ है इसमें से आपको बताना है। प्रत्येक, प्रत्यक्ष और प्रतिध्वनि। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो प्रति उपसर्ग से बने शब्द अगर देखा जाए तो प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रतिध्वनि। ये तीनों ही अगर देखा जाए तो प्रति उपसर्ग से बने हुए हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 54। सावधानी शब्द में प्रयुक्त आपको प्रत्यय बताना है। क्या प्रत्यय बनेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सावधानी शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई और धानी। ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो सावधानी की बात कर लें, इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो ई प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा, ई प्रत्यय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपको बताना है। आई हो जाएगा, चतुर हो जाएगा या फिर चा प्रत्यय यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो चतुराई में देखा जाए तो आई प्रत्यय लगा हुआ है। क्या है, आई प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है। फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। फूल की रज, तो फूल की रज के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या शब्द लगेगा, पार्थिव, प्रदोष या फिर पराग। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फूल की रज के लिए जो शब्द होता है वो होता है पराग। क्या होता है, पराग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, और प्रदोष किसको बोलते हैं, सूर्य के अस्त होने के समय को बोलते हैं प्रदोष। और पार्थिव की बात कर लें तो पृथ्वी से संबंध रखने वाले को बोलते हैं पार्थिव। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके तो क्या होगा, अनुकरणीय हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा, अनिर्वचनीय हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57। तो इसकी बात कर लें तो ये आपका होता है अनिर्वचनीय। क्या होता है, अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 58। जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा।
जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, भविष्य चिंतक हो जाएगा, भावी चिंतक या अग्र सोची बनेगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर करना है आप सभी को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी बात कर लें तो इसको अग्र सोची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्र सोची बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा, मोद और हर्ष, अचल प्रमोद, तनुज और आमोद। क्या बन जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे, आनंद। तो आनंद की बात कर ले, इसका जो उचित पर्यायवाची शब्द होता है वो मोद और हर्ष होगा। क्या होगा, मोद और हर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 60, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन से में देखा जाए तो पर्यायवाची जो युग्म है वो सही नहीं दे रखा है। जलधि अम्बुद दे रखा है, और सरोवर पुष्कर दे रखा है, पुरंदर अमरपति दे रखा है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जलधि का और अम्बुद, ये अगर पर्यायवाची देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि जो जलधि होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका, समुद्र का। और जो अम्बुद होता है पर्यायवाची वो बादल का होता है। किसका होता है, ये बादल का होता है। तो दोनों ही अलग अलग दे रखे हैं, तो यही हमारा गलत है। बाकी अगर देखा जाए सरोवर और पुष्कर ये दोनों तालाब के होते हैं, और पुरंदर अमरपति ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। कह रहा है अनुपम, अनल या फिर अनोखा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए अतुल का जो समानार्थी शब्द है अनुपम है, ठीक है, अनुपम हो जाएगा आपका, अनोखा हो जाएगा। लेकिन अनल की बात कर लें, अनल नहीं होगा समानार्थी, इसका मतलब होता है आग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 62, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। करण और अपादान कारक, संबंध और करण कारक, या फिर अधिकरण और करण कारक। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो लड़के ने कुत्ते को मारा, इसमें अगर देखा जाए तो कर्ता और कर्म कारक है। कौन सा है, कर्ता और कर्म कारक। और कर्ता और कर्म कारक यहाँ पर किसी में भी नहीं दे रखा है, क्योंकि जो यहाँ पर मिल रहा है ने, और क्या मिल रहा है, ने परसर्ग मिल रहा है और को मिल रहा है। तो ने परसर्ग होता है कर्ता का, और को परसर्ग किसका होता है, कर्ण का, कर्ण का। तो यहाँ पर सॉरी कर्म का, तो यहाँ पर ना ही कर्ता दिया है ना ही कर्म दिया है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करना है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा आएगा ये आपको बताना है। कह रहा है श्याम मेरा डैश खिलौने लाया। तो यहाँ पर खाली जगह भरना है आपको, ने या का या फिर के लिए। तो श्याम मेरा ने खिलौने लाया तो होगा नहीं, श्याम मीरा का खिलौने लाया ये भी नहीं होगा, तो के लिए लाया। क्या हो जाएगा, श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मेज पर है। पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। अधिकरण कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, या फिर अपादान संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक मेज पर है, तो इसमें क्या बनेगा, में और पर, ये किस में आता है, ये अधिकरण कारक में आता है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, अधिकरण कारक, ये आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेष के अनुसार स्त्रीलिंग होता है या स्वतंत्र रहता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करना है आप सभी को। तो इसकी यहाँ पर बात कर लें, जो विशेषण का लिंग होता है वो विशेष के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, विशेष के अनुसार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निशा का विशेषण रूप क्या होगा बताएंगे। निशा का विशेषण रूप आपको बताना है। निशा का निशाचर होगा, निशीथ होगा, या नैस होगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 66, तो यहाँ पर अगर देखा जाए निशा का जो विशेषण रूप होता है उसको नैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 67, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। सभा में 50 लोग थे,
तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय संख्यावाचक हो जाएगा या समुदायवाचक हो जाएगा या अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 67। तो यहाँ पर 50 लोग थे, तो 50 लोग का मतलब संख्या अनिश्चित है। यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं बल्कि क्या है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पर हो जाएगा सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर है आपका, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर जो बनाई गई क्रियाएं होती वो क्या कहलाएंगी, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या फिर संयुक्त धातु कहलाएंगी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो यही कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। क्या कहलाती हैं, साधित सकर्मक धातु कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 69। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। शिशु रो रहा है, तो शिशु रो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, पूर्वकालिक है या अकर्मक है। शिशु रो रहा है, तो शिशु रो रहा है में अगर देखा जाए तो अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है। इसमें कराकर में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु है या फिर पूर्वकालिक क्रिया है। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 71। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही दे रखी है। तो किस शब्द की वर्तनी सही है, सही वर्तनी पहचाननी है। अभ्यंतरिक कौन सा हमारा सही है, अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक या फिर अभ्यांतरिक होता है, क्या होता है, बताएंगे। तो आप सभी को बताया ये होता है आभ्यंतरिक। क्या होता है, आभ्यंतरिक, जैसा कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द इसमें भी बताना है कौन सा अनौपचारिक सही होता है, वर्तनी किसकी यहाँ पर सही दे रखी। क्वेश्चन नंबर 72 अनौपचारिक। तो अनौपचारिक की बात कर लें, ये अनौपचारिक लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी की तरह, अनौपचारिक ऐसे लिखते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। तो यहाँ वैसे अदरक का स्वाद होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये बताना है। तो क्या नींबू या फिर स्वाद, वही क्वेश्चन ही पूछा गया है कि आखिर गलत क्या है। ठीक है, क्या गलत है बताएंगे। तो यहाँ पर नींबू के स्थान पर क्या होना चाहिए, अदरक होना चाहिए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका मतलब ये है कि बंदर नींबू का स्वाद जानता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 74। पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा, ये आपको बताना है। किसी से किसी काम की प्रतीक्षा करना, बिना काम का काम करना या सगाई करना। पान खिलाना क्या बन जाएगा, सही जवाब इसका। तो पान खिलाने का मतलब होता है सगाई करना। क्या होता है, सगाई करना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है, लोक की उक्ति होता है, लोक की बातें या लोगों के लेख होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 75। तो लोकोक्ति का सामान्य जो अर्थ होता है वो होता है लोक की उक्ति। क्या होता है, लोक की उक्ति, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का अर्थ बताना है आपको। आग लगाकर पानी को दौड़ना, इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत लज्जित होना या फिर अड़चन डालना या फिर पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। क्या होता है बताएंगे। तो पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना, यही इस कहावत का अर्थ होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, किस समूह के वर्णों का इस जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। तो मूर्धा आपको बताना है किस वर्ड का उच्चारण स्थान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सा, रे, टा और ठा, ये अगर देखा जाए तो इनका जो स्थान है उच्चारण वाला वो मूर्धा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बाकी सा, हा, चा, छा ये जो होता है ये तालु वाला होता है। कौन सा, ये तालु वाला होता है।
और आपका सा, ता, था ये सब देखा जाए तो दंत का है। कौन सा है? ये आपका दंत का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 78, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। इसका आपको बताना है, इसमें जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? राइट आंसर क्या बन जाएगा? अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा या फिर पूर्ण विराम आएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? तो इसकी अगर बात कर लें यहाँ पर, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, इसमें आपका आएगा यहाँ पर अर्ध विराम। क्या आएगा? अर्ध विराम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो लिंग की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा असंगत युग्म है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? लेखक का लेखिका होता है, और चूहा का चूहिया होता है, टोकरा का टोकर ही होता है। टोकरा का टोकर ही होता है बताएंगे। तो टोकरा का टोकर ही नहीं बल्कि टोकरी होता है। क्या होता है? टोकरी होता है। तो यही हमारा गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। वचन, प्रहार या फिर कुंडली? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग की बात कर ले तो ये शब्द है आपका कुंडली। क्या हो जाएगा? कुंडली जो शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाकी वचन और प्रहार आपका पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंसू का आंसुओं दे रखा है, चिड़िया का चिड़िया दे रखा है, घोड़ा का घोड़े दे रखा है। कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी बात कर लें, आंसू का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है बताइए। तो आंसू जो शब्द होता है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो आंसू का आंसुओं नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आंसुओं नहीं होता है। यही गलत दे रखा है क्योंकि आंसू का आंसू ही है, वो ऑलरेडी बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, तो इसमें से एक वचन कौन सा है ये आपको बताना है। प्राण, दर्शन या फिर तेल? कौन सा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है बताएंगे। तो इसकी बात कर ले, यहाँ पर जो तेल दे रखा है, सॉरी हाँ, जो तेल दे रखा है ये एक वचन है। बाकी आपका देखा जाए प्राण और दर्शन ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 83, रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतर क्या होगा? रमेश घर आया, तो इसका संदिग्ध भूतकाल में रूपांतर क्या बनेगा ये आपको बताना है। कह रहा है रमेश घर आ रहा था, रमेश घर आया था या रमेश घर आ गया होगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसकी बात कर लें, रमेश घर आ गया होगा, ये अगर देखा जाए तो संदिग्ध भूतकाल में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, गायक गीत गा रहा है यह किस काल का उदाहरण है? गायक गीत गा रहा है ये किस काल का उदाहरण हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान का, सामान्य वर्तमान का या फिर तात्कालिक वर्तमान का? क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो गायक गीत गा रहा है, इसका अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा तात्कालिक वर्तमान का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? वाच्य का कौन सा प्रकार है ये आपको बताना है। मैं बाजार जाता हूं, कर्मवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा या कर्तवाच्य हो जाएगा? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो मैं बाजार जाता हूं इसमें हो जाएगा कर्तवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86, आइए देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 86 में। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसमें भी अगर देखा जाए तो कौन सा प्रकार हो जाएगा? कर्मवाच्य यहाँ पर बन जाएगा। क्या बनेगा? कर्मवाच्य बन जाएगा। और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा क्योंकि यहाँ पर ना ही कर्तवाच्य होगा ना ही भाववाच्य होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 87, श्लेष अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार कौन सा होता है? शब्दालंकार होता है या फिर अर्थालंकार होता है या फिर उभयालंकार, यानी कि दोनों ही होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार।
तो जिसमें अगर देखा जाए शब्दों में लयात्मकता होती वो शब्दालंकार हो जाते हैं, और श्लेष अलंकार अगर देखा जाए तो ये शब्दालंकार का ही भेद है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो एक तरीके से यहाँ परिभाषा दे रखी है अलंकार की। तो कौन से अलंकार की ये परिभाषा है आपको बताना है। वक्रोक्ति अलंकार की है, श्लेष अलंकार की है, या फिर ये यमक अलंकार की है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, तो इसकी बात कर लें तो ये अगर देखा जाए तो यमक अलंकार की परिभाषा दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 89, कह रहा है कि वह टूटी सी छानी हती कह वचन के सब धाम सुहावत, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये पंक्ति जो दे रखी है आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, या फिर रूपक अलंकार। के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के सब धाम सुहावत, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अगर देखा जाए तो उपमेय की उपमान से वाचक शब्दों द्वारा तुलना हो रही है और दोनों का जो साधारण धर्म है वो एक ही है, और ऐसी अवस्था में उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कई बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। तो यमक अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, या फिर रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा, बताएंगे। तो ये अगर देखा जाए तो रूपक अलंकार का बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है और काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम्स में। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। कह रहा है द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, या फिर जांची हुई प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, या फिर बदली हुई प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है? क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। तो करेक्टेड का मतलब यहाँ पर संशोधित होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्या बनेगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है ये आपको बताना है। निर्वेद होता है, रति होता है, या फिर हास होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 92, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो हास्य रस की स्थायी भाव की बात कर ले तो ये होता है हास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। तो इसमें आपको बताना है छंद। सुन सिय सत्य असीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो यहाँ पर रामायण की यहाँ पर क्या दी गई है? चौपाई दी गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ये चौपाई है। क्या है? चौपाई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और चौपाई में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब आते हैं गद्यांश पे। 94 और 96 तक देखा जाए तो ये गद्यांश है, और गद्यांश थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़िएगा। समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतया शोषण उतना ही अधिक होगा। क्योंकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वही दूसरे स्थान पर शोषित होता है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल, आसक्त लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों में, फुटपाथ पर, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आधुनिक सफेद पोशों व्यापारियों, नौकरशाहों एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर बांट लिया है। सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है। सरकार कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू करे, कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व व्यापारियों द्वारा शोषण किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदों पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी आते हैं। इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं, वे वास्तव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करने लायक हैं। कानून के हाथ कितने भी लंबे हों, इन सभी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचाए। भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंचा हुआ है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे? दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है, जो ना तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और ना ज्यादा पढ़ा लिखा संपन्न। ना सरकार उसकी परेशानियों को समझती है और ना कोई अन्य राजनीतिक पार्टियां, जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलती। ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब है। ना तो उनकी संस्कार विहीन संतान उनका ध्यान रखने को तैयार है और न सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त जो रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है? क्या होगा इस देश का, भगवान ही जानता है। तो ये पैसेज था, काफ़ी बड़ा था। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी पढ़ दिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी कराने, नहीं तो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके भी आराम से ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है। ये आपको बताना है कौन सा वर्ग वंचित है। तो सरकारी पेंशन विहीन वयोवृद्ध जनों का वर्ग, या फिर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता समाज का मध्यम वर्ग, या फिर मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और आसक्त लोगों का वर्ग। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 94। तो आप जब पढ़ेंगे गद्यांश को तो आपको पता चलेगा कि मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क और रेलवे लाइन के किनारे जो झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और असक्त लोगों का वर्ग है, वही समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं। तो शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं, ये आपको बताना है। पढ़े लिखे, उपयुक्त, रोजगार विहीन युवककरण, या फिर वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह, या फिर उत्पादकता से जुड़ा व्यापारी मंडल। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं। तो गद्यांश में साफ साफ दिया है कि वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला जो उपभोक्ता समूह है, वो शोषण का शिकार है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। तो समाज का जो मध्यम वर्ग है उसकी कौन सी समस्या है, ये आपको बताना है। गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित समस्या है, उच्च शिक्षित और धनाढ़ से, या फिर जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से, सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा है। तो यही अगर देखा जाए, यही सबसे बड़ी चीज है मध्यम वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, और इस क्वेश्चन को हमने कराया हुआ है, आप सभी को पता है। कन्नौजी आती है, मेवाती आती है, या फिर बघेली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और दक्षिणी आती है। दिए गए ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्नौजी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बघेली पूर्वी हिंदी की भाषा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम, वह और हम बाजार जाएंगे, वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, या हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो यहाँ पर जो शुद्ध है वो क्या हो जाएगा, तुम, वह और हम बाजार जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। इसमें क्या होता है, पहले मध्यम पुरुष प्रयोग होगा, उसके बाद अन्य पुरुष जो है वो प्रयोग होगा, और सबसे अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह तुम, वह और हम बाजार जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। वाक्य के भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत हो जाएगा यहाँ पर।
बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। जो प्रथम वाक्य आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। किसमें गलत दे रखा है ये आपको बताना है। तो बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है, एकदम सही दे रखा है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये एक मिश्र वाक्य, ये भी सही दे रखा है। लेकिन लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये अगर देखा जाए तो ये सरल वाक्य नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण दे रखा है। और आज के अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है। संकेतवाचक है, निषेधवाचक है, या विधानवाचक वाक्य है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। तो यहाँ पर मना किया जा रहा है, और जब मना किया जा रहा है तो यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ये था आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल से नए जुड़े थे वो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।